नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जैन इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल में। आज हम एक ऐसी कंपनी के स्टॉक के बारे में जानने वाले हैं दोस्तों, जिसके शेयर की लिस्टिंग जो हुई थी वो 111% के प्रीमियम पर हुई थी और जिसने 2 साल के अंदर ही अपने निवेशकों के पैसों को जो है वो लगभग 9 गुना से ज्यादा कर दिया था दोस्तों। भले ही ये शेयर अपने ऑल टाइम हाई लेवल से अब 42% टूटा हुआ है, नीचे आ चुका है, पर पिछले 1 महीने से चल रही बिकवाली का इस शेयर की जो प्राइस है, इस शेयर पर कोई ज्यादा असर नहीं दिख रहा है, असर नहीं हुआ है और ये बिकवाली के दौर में भी लगभग 19% अब जा चुका है दोस्तों। तो ये शेयर है हैप्पीएस्ट माइंड्स का शेयर और आज हम जानने वाले हैं इसी शेयर के बारे में। हैप्पीएस्ट माइंड्स का शेयर जो है वो 2021 का एक मल्टी बैगर शेयर रहा है दोस्तों। इस आईटी स्टॉक ने नए साल की शुरुआत से ही मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। हालांकि लिस्टिंग के बाद से ये मल्टी बैगर स्टॉक जो है वो अपने शेयर धारकों को शानदार रिटर्न दे रहा है। पिछले 1 साल की बात कर ले तो इस मल्टी बैगर स्टॉक के जो प्राइस थी वो 522 रुपए से बढ़कर 1122 रुपए के स्तर तक बढ़ गई है और इस अगर कैलकुलेट कर ले दोस्तों तो लगभग 115% की बढ़ोतरी इसमें देखी गई है पिछले 1 साल में। शेयर बाजार में पिछले कुछ महीनों में जो गिरावट चल रही है, जो बिकवाली चल रही है दोस्तों, उसके दौरान नए जमाने के सारे शेयर पर इस बिकवाली का दबाव बना हुआ है, लेकिन हैप्पीएस्ट माइंड के शेयरों पर इस बिकवाली का ज्यादा असर नहीं हुआ है। यह शेयर 24 फरवरी को जहां 944 रुपए पर बंद हुआ था, वही कल ये शेयर 1122 रुपए की हाई लेवल छूकर 1117 रुपए पर बंद हुआ है। अगर क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से देख ले तो इस शेयर में पिछले 1 महीने में लगभग 19% के आसपास की बढ़ोतरी देखने को मिली है दोस्तों। साथ ही टॉप लेवल से ये शेयर 42% नीचे आ तो चुका है, लेकिन इतना लुढ़कने के बाद भी इस शेयर की जो प्राइस है वो अपनी इश्यू प्राइस से जो 166-167 रुपए थी उससे करीब 569% ऊपर ट्रेड कर रहा है दोस्तों। लगभग 6 गुना हो चुका, लगभग 6 गुना ऊपर ट्रेड कर रहा है ये शेयर। मैं बता दूं कि हैप्पीएस्ट माइंड की जो लिस्टिंग हुई थी वो दिसंबर 2020 में हुई थी। इस शेयर के आईपीओ को जबरदस्त रिस्पांस मिला था और इशू जो हुआ था वो 151 गुना सब्सक्राइब हुआ था दोस्तों। तो आज हम जानेंगे, देखेंगे कंपनी के बिजनेस के बारे में, कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में, उसके फाइनेंशियल्स पर एक नजर डाल लेंगे। साथ ही कंपनी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और उसके वीक पॉइंट मैं आपको बता दूंगा दोस्तों, और जानेंगे कि फ्यूचर प्लान्स के हिसाब से कंपनी में इन्वेस्ट करना सही रहेगा या नहीं रहेगा, आगे की आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये सारी चीजें हम आज डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिए। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले कंपनी के बिजनेस पर एक नजर डाल ले तो कंपनी की शुरुआत जो हुई थी या फिर स्थापित जो हुई थी वो 2011 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो बैंगलोर में स्थित है। कंपनी यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और मिडिल ईस्ट कंट्रीज में ऑपरेट करती है दोस्तों। ये एक आईटी कंपनी है और आईटी की कंपनी जो है वो 4थे स्थान पर है ओवरऑल इसकी सर्विसेज, और ये मेनली डील करती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ब्लॉकचेन में, क्लाउड सर्विसेज, डिजिटल प्रोसेस ऑटोमेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसे हम आजकल आईओटी के नाम से जानते हैं, साथ ही नए जमाने की रोबोटिक्स और ड्रोन, इनके साथ इनके वजह से इनकी सारी सुरक्षा, वर्चुअल ऑगमेंटेड रियलिटी आदि जैसी बहुत सारी डिसरप्टिव टेक्निक पर, टेक्नोलॉजीज पर ये कंपनी काम करती है। तो ये फ्यूचर की एक कंपनी कही जाएगी दोस्तों। कंपनी के की पॉइंट्स की बात कर ले तो कंपनी का कस्टमर बेस जो है वो ऑटोमोटिव, बीएफएसआई, कंज्यूमर पैकेज गुड जिसे हम सीपीजी के नाम से जानते हैं, ई कॉमर्स, एग्यूटेक, इंजीनियरिंग, आरएनडी, हाईटेक, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल एंड ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी जैसी इंडस्ट्रीज से आता है, जैसे डोमेन से इसका क्लाइंट बेस है, कस्टमर बेस है दोस्तों। कंपनी के पास अभी के फिलहाल में 39 ऐसे कस्टमर्स है जो फॉर्च्यून 2000, फोर्ब्स 200 या फिर बिलियन डॉलर कॉरपोरेशन ऑलरेडी है दोस्तों। अब कंपनी के बिजनेस यूनिट देख लेते हैं जल्दी से। तो इसके 3 बिजनेस यूनिट है। डिजिटल बिजनेस सॉल्यूशंस के अंडर, इस सेगमेंट के अंडर कंपनी क्लाइंट्स को या फिर क्लाइंट की कंपनियों को ऑपरेशंस
को अपने उनके ऑपरेशंस को डिजिटलाइज करने के लिए या फिर डिजिटल बनाने के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करती है। दूसरा सेगमेंट है उत्पाद इंजीनियरिंग सेवाएं, जिसे पीईएस भी कहा जाता है। यहाँ पर कंपनियों को अपने प्रोडक्ट्स को बदलने, उनको ट्रांसफॉर्म करने या अपने ग्राहकों के लिए ऐसा करवाने के लिए ये कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कि बिग डेटा, मोबिलिटी, डेवऑप्स, एम्बेडेड डिजाइन सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स, इसके साथ टेस्टिंग, माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज जैसी सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करती है अपने क्लाइंट्स को। और तीसरा सेगमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी सर्विसेज, जो है आईएमएसएस का। ये इंटरप्राइज के डिस्ट्रीब्यूटेड और हाइब्रिड आईटी वातावरण को मैनेजमेंट के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसकी अगर मेन बात देख ले दोस्तों, तो इसमें सर्विस डेस्क, डेटा सेंटर, पब्लिक क्लाउड, एप्लीकेशन, नेटवर्क एंड यूजर सर्विसेज, साथ में सपोर्ट लेवल्स शामिल है। अब जल्दी से नजर डाल लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स पर। कंपनी का अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें दोस्तों, तो 16,401 करोड़ रुपए की ये कंपनी है। कंपनी की करंट क्लोजिंग प्राइस है 1117 रुपए। कंपनी का 52 वीक हाई है 1581 और 52 वीक लो है 520 रुपए। ये कंपनी डिविडेंड भी देती है 0.27% का डिविडेंड यील्ड है कंपनी का। और पिछले एक साल का आरओसी देख ले तो 34.5% का है। जल्दी से रिवेन्यू ब्रेकअप पर भी नजर डाल लेते हैं। डोमेन के हिसाब से अगर इसका रिवेन्यू ब्रेकअप देख ले तो जैसे हमने देखा कि ये 3 सेगमेंट में काम करती है दोस्तों, जैसे डिजिटल बिजनेस सॉल्यूशन। तो यहां से इसका जो रिवेन्यू है वो लगभग 18.10% का रिवेन्यू जनरेट होता है। लेकिन ये जो है वो पिछले 3 सालों में थोड़ा सा कम हुआ है दोस्तों, जहां 31.5% था 2018 में, अब ये 18.10% रह चुका है। लेकिन बाकी 2 सेगमेंट्स में इनका रिवेन्यू ब्रेकअप जो है वो बढ़ा है। दूसरा है पीईएस, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात कर ले तो यहाँ पर इसका जो रिवेन्यू जनरेशन है वो 43% से बढ़कर 52.6% हुआ है और 22.33% बढ़ा है दोस्तों। और थर्ड सेगमेंट की भी बात कर ले तो इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विसेज की बात कर ले तो यहाँ पे भी, जहां पर 2018 में इनका जो रिवेन्यू जनरेशन था वो 20.2% था, वो अब 21.6% हो चुका है Q2 FY21 में दोस्तों। जियोग्राफी के हिसाब से बात कर ले तो अकेला यूएसए जो है वो इस कंपनी को 78% का रिवेन्यू जनरेट करके देता है दोस्तों। अमेरिका से 78% का रिवेन्यू आता है इस कंपनी का, इंडिया से 12% का रिवेन्यू और यूरोप से 7% का रिवेन्यू आता है। बाकी शेष दुनिया से इनका 3% का रिवेन्यू आता है। और साथ ही इनका जो ऑफशोर मॉडल है वहां से इनका लगभग 78% का रिवेन्यू जनरेट होता है दोस्तों। कंपनी के कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात कर ले तो इसके आंकड़े बहुत अच्छे दिखाई देते हैं दोस्तों। 5 साल में 17%, 3 साल में 20% और पिछले 1 साल में 29% का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ दिखाया है कंपनी ने। प्रॉफिट ग्रोथ के आंकड़े और भी शानदार है। 5 साल में 115% का प्रॉफिट हुआ है, ग्रोथ दिखाया है कंपनी ने। 3 साल में 109% का और पिछले 1 साल में 20% का प्रॉफिट ग्रोथ देख चुकी है ये कंपनी। पिछले 1 साल की स्टॉक प्राइस सीएजीआर की अगर बात कर ले तो 114% का स्टॉक प्राइस सीएजीआर रहा है। और आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर ले दोस्तों तो 5 साल के लिए 27%, 3 साल के लिए 49% और पिछले 1 साल में 40% का इसने आरओई दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। साथ ही कंपनी के फायदे या फिर प्रॉफिट पर एक नजर डाल लेते हैं तो दिसंबर 2020 के क्वार्टर में कंपनी का जो नेट सेल्स था वो 193 करोड़ रुपए था, जो सितंबर 2021 में बढ़कर 250 करोड़ रुपए हो गया और दिसंबर 2021 में 266 करोड़ रुपए हो गया। और इसके अगर नेट प्रॉफिट की बात कर ले तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 42 करोड़ रुपए से बढ़कर ये दिसंबर 2021 में 45 करोड़ रुपए हो चुका है दोस्तों। तो ये थी कंपनी के फाइनेंशियल ग्रोथ के आंकड़े। अब नजर डाल लेते हैं कंपनी के पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट्स पर। अगर पॉजिटिव पॉइंट्स की बात कर ले दोस्तों तो शेयर ने अपने हालिया निचले स्तर से मजबूत रिबाउंड दिखाया है। पिछले 1 महीने की बात कर ले तो हैप्पीएस्ट माइंड्स के शेयर्स का भाव या रेट जो था लगभग 975 रुपए था 1 महीना पहले, जो बढ़कर 1122 रुपए के आसपास जा चुका है। और अगर इस हिसाब से देखें तो इसमें 15% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। इसके साथ ही कंपनी को जो रेटिंग दी जाती है, ग्लासडोर जो एक रिनाउंड कंपनी है जो रेटिंग प्रोवाइड करती है आईटी कंपनीज को या फिर अदर कंपनीज को, उनसे आउट ऑफ 5 इनको 4.2 की रेटिंग प्राप्त हुई है। तो ये एक अच्छी बिजनेस करने
करने वाली कंपनी जानी जाती है। कंपनी के पास एक एक्सपीरियंस लीडर भी है। कंपनी के जो कार्यकारी अध्यक्ष है अशोक सूता, जो मुख्य प्रमोटर भी है, ये पहले माइंडट्री के संस्थापक अध्यक्ष और एमडी थे। माइंडट्री से पहले उन्होंने 15 वर्षों तक विप्रो के आईटी व्यवसाय में भी लीड किया था, वहां पर नेतृत्व किया था दोस्तों। तो अच्छे हाथों में है कंपनी अपने 90% कस्टमर्स को रिपीट करने में कामयाब होती है। उनसे बिजनेस रिपीट करने में ये कंपनी कामयाब हो रही है। इंप्लॉइज की बात कर ले तो पिछले 2 सालों में या 3 सालों में कंपनी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है इनके इंप्लॉइज में। अगर 2018 में जहां पर कंपनी के 2253 इंप्लॉइज थे, वो 2021 में 2666 हो चुके हैं। लगभग 18% से ज्यादा का इंक्रीज देखा गया है इंप्लॉय काउंट में। और आरएनडी की बात कर ले, क्योंकि ये कंपनी आईटी की है तो आरएनडी में इनका खासा पैसा जाता है। तो आरएनडी एक्सपेंडिचर जो है इनका वो बड़ा है। FY29 में जहां सिर्फ 0.14 मिलियन था, वो अब हो चुका है 152 मिलियन दोस्तों, और ये 2020 का आंकड़ा है। अब कंपनी के थोड़े से निगेटिव पॉइंट्स है, उसको भी देख लेते हैं। जहां पर फिस्कल ईयर 2018 में कंपनी के एक्टिव क्लाइंट का आंकड़ा जो था दोस्तों वो 173 था, वो अब इस साल घटकर सिर्फ 152 रह गया है। हालांकि इससे कंपनी के सेल्स के आंकड़ों में ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा है हमें, और ये लेकिन ये फ्यूचर के हिसाब से एक निगेटिव पॉइंट साबित हो सकता है, क्योंकि बाकी जो क्लाइंट्स है, पोटेंशियल क्लाइंट्स है, वो इस पर भी नजर रख सकते हैं। अब दूसरा निगेटिव पॉइंट, रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन दोस्तों। कंपनी अपने सबसे बड़े कस्टमर पर इसकी जो डिपेंडेंसी है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जहां 2019 में जिस कंपनी का सबसे बड़ा क्लाइंट इसके टोटल रिवेन्यू का लगभग 13.92% रिवेन्यू जनरेट करता था, वो अब बढ़कर लगभग 14.80% हो चुका है। तो एक ही कंपनी पर कंपनी के रिवेन्यू की डिपेंडेंसी बढ़ने को दिख रही है। साथ ही अगर इसके टॉप 20 कस्टमर्स की बात कर ले तो सिर्फ टॉप 20 कस्टमर्स आउट ऑफ 152 कस्टमर्स दोस्तों, टॉप 20 कस्टमर्स इसका 70% का रिवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं, जिस पर कंपनी को थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आइए अब देखते हैं कंपनी इस शेयर में इन्वेस्टर्स की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आगे क्या हो सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर प्रेस कर दीजिए और ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मैं ऐसी बहुत सी नई जानकारी आपके साथ शेयर करता रहूं, नए शेयर के बारे में मैं आपको बताता रहूं, और जो हेल्प कर सकती है आपको आगे की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। तो चलिए मुड़ते हैं वीडियो की ओर। जैसे कि हमने देखा कि कंपनी के शेयर की प्राइस जो है वो अपने 52 वीक हाई से लगभग 42% गिर चुकी है, नीचे आ चुकी है। अगर ठीक से सोचे तो कंपनी का शेयर जो था दोस्तों वो ओवरवैल्यूड जोन में ट्रेड कर रहा था, क्योंकि लगभग 1.5 साल में शेयर की प्राइस जो थी 9 गुना से ज्यादा बढ़ चुकी थी। ऐसे में करेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा थे। साथ ही फॉरेन इन्वेस्टर्स ने पिछले 3 से 4 महीनों में जो बिकवाली की है, उसकी वजह से बाजार का ओवरऑल सेंटिमेंट जो है वो निगेटिव चल रहा है दोस्तों। स्पेशली उन स्टॉक्स में को काफी असर हुआ है जिनका जो रिवेन्यू जनरेट होता है, डिपेंडेंसी है, वो यूएस मार्केट पे ज्यादा है। तो ये शेयर भी उससे अछूता नहीं रह पाया, और इस निगेटिव सेंटिमेंट का इस शेयर पर असर होना स्वाभाविक था दोस्तों। साथ ही अमेरिकन बॉन्ड यील्ड और फेडरल रिजर्व के जो फैसले थे, उनके चलते सारे आईटी स्टॉक्स को बड़ा झटका लगा, और ये सारा के सारा आईटी सेक्टर ही डाउन था दोस्तों। तो इस शेयर पर भी इसका असर देखने को मिल पाया, क्योंकि इस कंपनी का जो है वो लगभग 78% से ज्यादा का जो रिवेन्यू है वो यूएस मार्केट से आता है, और जब भी यूएस में कमी देखने को मिलेगी, वहां के शेयर मार्केट में थोड़ा सा डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा, तो इस शेयर पर जरूर असर देखने को मिल सकता है दोस्तों। अब जब इन सारे फैक्टर्स का असर कम हो रहा है, तो उम्मीद जताई जा रही है कि ये शेयर एक बार फिर से अपने पुराने दिनों में लौट आएगा, और अगले कुछ महीनों में अपने ऑल टाइम हाई लेवल को छू लेगा। तो ओवरऑल कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो स्ट्रांग है, एक दमदार आउटलुक है। उसके साथ ही कंपनी के पास
R&D के हिसाब से एकदम फ्यूचर प्लान्स जो है वो एग्रेसिव दिख रहे हैं। ओवरऑल हालात जो है वो सुधरते हुए नजर आ रहे हैं और बीते एक साल में कंपनी का जो रिटर्न है वो काफी शानदार दिखाई दे रहा है। तो इसके हिसाब से इसका जो बुलिश सेंटिमेंट है वो आगे जारी रहने की उम्मीद जताई जा रही है दोस्तों। और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आप इस शेयर में इन्वेस्ट लगा सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये हमारा मानना है। अगर आपके मन में इस स्टॉक को लेकर कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं जरूर आपके सवालों की करके जवाब देने की कोशिश करूंगा दोस्तों। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके काम आएगा एक नई स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। तो आज के वीडियो में मैं यही रुक रहा हूं दोस्तों। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए शेयर के साथ। तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।